हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मार्केट में अनाया कुछ अपनी पर्सनल कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। उस वक्त वो अकेली थी, बिना बताए वो निकल गई थी। जाती है, कुछ सामान वगैरह लेकर वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी उसको एक जगह पर भीड़ नज़र आती है। वहाँ जाती है तो देखती है कि एक मिडिल एज आदमी जो थे उनको एक बाइक ने टक्कर मारा था। हालांकि उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन हाँ, उनके पैरों में चोट लग गई थी, जिससे वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे और लोग वहाँ खड़े होकर बस तमाशा देखे जा रहे थे। किसी से कोई को मतलब ही नहीं था कि उसकी हेल्प किया जाए, डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए या कुछ और, कुछ नहीं। इस बार अनाया जो है अपनी आँखों पर ब्लू कट लेंस जोता नहीं है, ग्लासेस, ब्लू कट ग्लासेस लगाई हुई थी। जो एक चश्मा होता है जो धूप वगैरह में जाने से ना वो स्क्रीन जो है हल्का ग्रीन और ब्लू टाइप का हो जाता है, उसी टाइप का वो पहन रखा था, इसीलिए उसकी आंखों को पहचानना थोड़ा मुश्किल था। तो वो जाती है, जाकर उस आदमी को उठाती है, कहती है अंकल आप ठीक हैं। तो वो आदमी जो है अपनी नज़रें उठाकर अनाया की तरफ देखता है और कहता है बेटा तुम यहाँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं पर तुम ही आगे आए क्यों। अनाया जो है हंसते हुए कहती है अंकल इंसानियत भी कोई चीज़ होती है अंकल। यहाँ पे मदद करने के लिए कोई वजह की ज़रूरत नहीं होती। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। वो अंकल जो थे अनाया के हाथ पकड़ लेते हैं। उनके पास एक छोटा सा बैग था, जैसे कि ऑफिस वगैरह आदमी जाते हैं तो बैग लेकर जाते हैं ना साइड से पकड़ के, जस्ट वैसे ही था। तो वो बैग जो है अनाया अपने कंधे पर रख लेती है और उनको कंधे से सपोर्ट करके खड़ी करती है और वहाँ से एक रिक्शा ले लेती है और उन पे उनको बैठाती है। बैठाने के बाद जो है उनको लेकर कुछ दूरी पर एक छोटा सा क्लिनिक था, वहाँ पर लेकर जाती है। वो अंकल नहीं बताया था कि हाँ आगे में एक क्लिनिक है, हम वहाँ पे चलते हैं, जल्दी हो जाएगा। अनया हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं ज़्यादा चोट नहीं है, हम यहीं पे चलते हैं। ऐसे ही होता है। अनया उनको लेकर जाती है, जाकर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट वगैरह जो भी होता है कराई जाती है। कराने के बाद जो है अनया पेमेंट वगैरह करके और उनको लेकर निकलने वाली होती है कि तभी अंकल कहते हैं बेटा पैसे देने हैं ना, लो ये दे दो यहाँ से। तो अनया कहती है कोई बात नहीं अंकल, मैंने दे दिया, आप चलिए। पर बेटा मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। अनया कहती है अंकल मैंने बोला ना इंसानियत, अगर हम इंसान एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर इंसान होने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो जानवर ही है ना। तो वो अंकल के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और हंसते हुए कहते हैं बेटा काश तुम्हारी जैसे सोच सबकी होती। वहाँ पे बहुत से लोग थे, सब खड़े थे, किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई बात नहीं अंकल, चलिए। वैसे अंकल आपका घर कहाँ है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो अंकल कहते हैं बेटा कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा। नहीं अंकल चलिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ, उसके बाद आप चले जाइएगा। अनया जो है बाहर निकलती है और रिक्शा वाला वहीं पे खड़ा था, जिस रिक्शा को उसने ले रखा था उसको पैसा अभी दिया नहीं था, तो वो इंतज़ार कर रहा था। तो वहाँ जाते हैं, फिर से वो अंकल को बैठाती है, बैग उनका जो है उनके पास रखती है और ख़ुद बैठती है और बोलती है चलिए अंकल कहाँ पर जाना है। तो अंकल बताते हैं। अनया थोड़ा चौंक जाती है और फिर कहती है आप वहाँ रहते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। रिक्शा वाले को बताया जाता है, रिक्शा वाला लेकर निकल जाता है। करीबन 15 मिनट बाद उसी गली में जहाँ पर अनया रहती थी, उसी गली में वो रिक्शा जा रहा था। तो अनया कहती है अंकल आप कहाँ पर रहते हो। तो अंकल बताते हैं कि ये सामने वाला जो घर है ना, बस उसी में। अनया फिर से चौंक जाती है। तब उसको मतलब होता नहीं है, एहसास होता है कहीं ये आकृति के पापा तो नहीं है। हालांकि आकृति का भी नाम उसको पता नहीं था, तो होता थी उस लड़की के पापा तो नहीं है। तो जैसे ही वो रिक्शा जो है उनके घर के पास जाके रुकती है, तो वहाँ पे घर के बालकनी से प्रिया और रिया दोनों खड़े थे। वो अनया को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ती है आकृति पर, जो कि बालकनी में बैठी हुई थी। बस उसी को देखने के लिए वहाँ पे रुक गए थे। तब तक अनया उस अंकल के साथ रिक्शे में आ रही थी। प्रिया जब देखती है तो कहती है ये कौन है, अनया इनके साथ क्या कर रही है। रिया भी देखती है, चलो देखते हैं। वो दोनों जो है नीचे जाते हैं। तब तक अनया जो है उनको रिक्शे से उतार चुकी थी और अंकल कहते हैं चलो बेटा अंदर चलते हैं, चलो चाय वगैरह पी कर जाना।
तो अनाया कहती है नहीं अंकल कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो अंकल कहते हैं बेटा तुमने मेरी मदद की, कम से कम इतना तो चलो चाय पी लेना एक कप। अनाया उनकी तरफ देखती है, तभी जो है उसको नज़र आता है घर से प्रिया और रिया भी बाहर निकल रहे थे और कहते हैं अंकल कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ, आप जब चाहें फिर कभी। जब वो अंकल सुनते हैं कि यहाँ पे रहती है तो वो चौंक जाते हैं, कहते हैं बेटा ये तो काफ़ी टाइम से घर बंद था, तुम यहाँ पे रहते हो? हाँ अंकल हम लोग कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कुछ दिनों के लिए हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा चलो, वैसे भी टाइम हो गया, शाम हो गया है, शाम का चाय नाश्ता का टाइम हो गया, चलो साथ में पीते हैं। अनया मना तो कर रही थी लेकिन अंकल मानते नहीं हैं। अंकल उसके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं चलो। अंकल जो है प्रिया और रिया की तरफ देखते हैं तो कहते हैं तुम लोग, एक्चुअली अंकल ये मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में यहाँ पे आए हैं बनारस में घूमने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। प्रिया के चेहरे पे चमक आ जाती है, चलो इसने तो अपना ससुराल जाने का रास्ता बना लिया। रिया ये सुन लेती है, वो धीरे से बोली थी लेकिन रिया सुन लेती है और कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा है, उसने हेल्प की है, देखिए उनको पैर में चोट लगी है। हाँ तो ठीक है ना, किसी बहाने से अंदर जाने को तो मिला। रिया कुछ नहीं कहती, दोनों जो है अपने घर का दरवाज़ा बंद करती हैं, उसके बाद जो है अंकल के घर चले जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर अंकल जाते हैं तो आकृति की जो माँ थी जब उनको देखती है तो घबरा जाती है और दौड़ते हुए उनके पास आती हुई कहती है कि क्या हुआ आपको, इतनी चोट कैसे लग गई। उनको एक साइड से कंधे के सहारे से पकड़ती है और एक साइड अनाया थी, धीरे से ले जाकर उन्हें सोफे पर बैठाया जाता है। बैठाकर जो आकृति की माँ थी उनको पानी देती हैं, पानी वो पीते हैं और अनाया की तरफ देखते हैं बेटा आप लोग बैठ जाइए। अनाया उनके बगल में ही बैठ जाती है और कहती है जी अंकल। आकृति की मम्मी जो है उन लोग की तरफ देखती हैं और कहती हैं बेटा आप लोग। तब जाकर आकृति के पापा सारी चीज़ें बताते हैं कैसे उनको मतलब आ रहे थे तो एक बाइक ने टक्कर मार दी और बाइक वाला रुका भी नहीं, वो वहाँ से चला गया और वहाँ पर कुछ लोग थे लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की, तभी ये बच्चे ने आकर मेरी मदद की। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो है आकृति की मम्मी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अनाया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है बेटा थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की। अनाया जो है वो आकृति की मम्मी के हाथ पकड़ते रहती है आंटी इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आते हैं और ठीक है आंटी अब हम लोग चलते हैं। तो आकृति की माँ कहती है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग यहीं पे रुको, हम आपके लिए कुछ बना कर लाते हैं खाने के लिए। तो आकृति के पापा कहते हैं कि नहीं कुछ बना के लाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिनर की तैयारी करो, ये बच्चे यहीं पे सामने वाले घर में आए हैं। अच्छा ये सामने वाले में? हाँ ये काफ़ी टाइम से बंद था। हाँ हम लोग बस कुछ दिन पहले ही आए हैं, बस टूरिस्ट हैं, कुछ दिन घूम कर चले जाएंगे, घूमने के लिए आए। अच्छा तो आप लोग बनारस घूमने आए हो? हाँ अच्छा ठीक है बेटा आप लोग यहीं पे रुको थोड़ी देर और हम डिनर की तैयारी करेंगे, आप लोग खाना खा कर ही आज घर से यहाँ से जाना। तब तक आकृति की छोटी बहन नीचे आती है और वो जो है सबको देखती है और अपने पापा को देखती है। पापा को देखने के बाद कहती है पापा ये आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन पापा आपको तो बहुत ज़्यादा लगी है। नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब जाकर रूही जो है अपना सिर उठाकर चारों तरफ देखती है, मतलब उन लोगों पर दिखती है। तो जैसे ही रूही की नज़र अनाया पे पड़ती है तो वो चौंक जाती है। वो चश्मा तो पहनी थी लेकिन घर के अंदर आने के बाद जो है उसकी नीली आंखें विजुअल हो रही थी। हालांकि आकृति की माँ ने ये चीज़ ध्यान ही नहीं दिया अभी तक, लेकिन रूही उसकी नज़र पड़ जाती है और कहती है ओ माय गॉड, मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। अनाया जब ये सुनती है तो चौंक जाती है। वहाँ पे रिया और प्रिया भी। क्या मतलब? आप तो वही हो ना जिसने हमारी दी को बचाया था? आपकी दी को बचाया था? मैं समझी नहीं। हालांकि अनाया सब समझ रही थी लेकिन उसके मम्मी पापा भी यहीं पर थे। अब उनको पता है कि नहीं उसको तो नहीं मालूम, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी इस चीज़ को। तो रूही कहती है नहीं आप वही हो। क्या मतलब? आकृति की माँ कहती है मम्मी आप भूल गए, मैंने कल ही तो आपको दिखाया था ना
वो ये वही है। अ, अच्छा वो स्केच, हाँ वो नीली आंखें, नीली आंखें। तब जाकर जो है आकृति की माँ अनया की तरफ देखती है, हम बड़े ही गौर से देखती है। बेटा ज़रा अपना चश्मा हटाओ ना। अनया जो है प्रिया की तरफ देखती है, प्रिया अनया की तरफ देखती है, रिया भी देख रही थी। प्रिया के चेहरे पे तो क्या बोले, नोटिस ये स्माइल थी। लो हटाओ। और वो भी कहती है हाँ हाँ आप हटाइए ना, अब हम मुझे भी आपकी नीली आंखें दिखनी है। अनया थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना चश्मा जो है हटाती है और अपनी आंखें आकृति की माँ की तरफ करती है। आकृति की माँ जब उसकी आंखें देखती है ना तो कंफर्म हो जाती है यही है। चेहरा तो मिलता जुलता था, हम बताया था कि आकृति स्केच तो बनाती है, सही बनाती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट था रियल चेहरे से, क्योंकि उसको उतना अच्छा से नहीं आता था, लेकिन फिर भी उतना वो बना ली वही काफ़ी था पहचानने के लिए। आकृति की माँ जब अनया को देखती है तो कहती है वाह बेटा आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अनया कहती है जी शुक्रिया आंटी। रूही जो है अनया के पास जाती है और उसको और भी ज़्यादा करीब से, उसके फेस के करीब जाकर अब बड़े ही गौर से देखती हुई कहती है सच्ची आप बहुत खूबसूरत हो, और आपकी आंखें तो मैं क्या ही बोलूँ, दी ने आपकी आंखें बनाई थी। मैंने सोचा ये कोई फिरंगी होगा, क्योंकि मैंने टीवी पे देखा है अक्सर कि विदेशी लोगों की आंखें जो है नीली होती है, लेकिन मैंने आज पहली बार फेस टू फेस वो भी इंडियन आंखें देख रही हूँ मैं। इतने क्यूटली बोलती है ना कि प्रिया की हंसी छूट जाती है, रिया के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, और अनया तो बस एकदम जैसे मानो फ्रीज हो चुकी है। वो लड़की इतने पास आकर वो सारी चीज़ें बोल रही थी ना, और अनया को समझ ही भी नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तभी जो है उनकी कानों में एक आवाज़ आती है, मम्मा पापा आ गए क्या। सभी जो है अपनी नज़रें उठाकर सीढ़ियों की तरफ डालते हैं, जहाँ से आकृति अपने हाथों में फ़ोन लिए कुछ करते हुए बड़े ही आराम से सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसकी जो ध्यान थे ना इधर गई ही नहीं कि कौन आया है कौन नहीं आया। वो अपनी मम्मा से ही पूछ रही थी मम्मा पापा आ गए। तब जाकर रूही जो है दी ज़रा नज़रें उठाकर तो देखो। रूही मैं फिर से शैतानी के मूड में नहीं हूँ, तुम बहुत बदमाशी कर चुकी हो आज, मुझे परेशान मत करो। दी प्लीज़ एक नज़र देखो ना, आपके लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज़? घर बैठे तुमने कौन सी सरप्राइज़ प्लान कर ली। पापा आ गए? अभी भी उसकी नज़र मोबाइल में ही थी। तब जाके रूही की माँ आकृति की माँ कहती है बेटा हाँ आपके पापा आ गए। तब जाकर जो है आकृति अपनी नज़रें उठाती है और सामने की तरफ दिखती है। उसकी नज़र जो है डायरेक्ट सामने बैठी सोफे पर अनाया पर ही जाती है, ना ही अपनी माँ पर ना ही अपने पापा पर, क्योंकि वो थोड़े साइड में बैठे थे। लेकिन सीढ़ियों से सामने उसकी नज़र जो है ना फ्रंट में जब जाती है ना तो उसके अनाया पर ही जाती है, और जब वो अनाया को देखती है तो वो खुद सीढ़ियों पर ही फ्रीज हो जाती है। बस एक टक अनाया को देखे जा रही थी। उसके हाथों में मोबाइल थे, मोबाइल जो कि उसके हाथ है जो है जैसे मानो कि कमज़ोर पड़ गई हो, उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और मोबाइल को भी अच्छे से गिरने से बचा लेती है। और वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा, उसकी स्पीड इतनी कम हो गई थी तो समझ में नहीं आ रहा था वो सीढ़ियाँ उतर रही है या चल रही है। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ जो है उतरती है और बस अनया को एक टक देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे जाती है और जाकर अपने पापा के पास जो है खड़ी हो जाती है। हालांकि अभी तक अपने पापा को देखा नहीं था, वो बस अनया को देखे जा रही थी। तब जाकर रूही जो है देखती है अपनी बहन को और फिर अनया को, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दी दी देखो ना पापा को क्या हो गया। हाँ हाँ क्या बोला। दी देखो पापा को। तब जाकर जो है आकृति अपने पापा को देखती है और अपने पापा को है पैरों में पट्टी वगैरह देखकर, बैंडेज देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है पापा क्या हुआ आपको, और इतनी चोट कैसे लग गई आपको। तो आकृति के पापा कहते कुछ नहीं बेटा,
थोड़ा सा चोट लगी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन पापा लगी कैसे? बेटा वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? पापा आप ठीक तो हो? हाँ 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 बेटा मैं ठीक हूँ। वो बैठ जाती है, अपने पापा के पैरों के पास ही बैठ जाती है, बैठकर उनके पैरों को देखने लगती है। ये देखते हुए आकृति की आंखों में हल्की आंसू आ जाती है और कहती है, पापा मैंने कितनी बार आपको बोला है अपना ध्यान रखा कीजिए, आपने लगाकर इतनी चोट लगा कर आ गए ना। हाँ बेटा मैंने जानबूझकर थोड़ी की, गलती से हो गई। क्या पापा आप अपना ध्यान रखो ना, क्यों ऐसे लापरवाही करते रहते हो? अक्सर आपको कहीं ना कहीं चोटें लग जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको चोट लगी थी और फिर से आपने वही काम किया। बेटा मैं क्या करूं, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। आप सामने वाला ठोक कर चला जा रहा है तो मैं क्या करूं? क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। सामने वाला वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया की तरफ इस तरह से देखती है जैसे मानो अनाया नहीं है कुछ किया है। अनाया जब उसकी आंखों को देखती है तो समझ जाती है और कहती है, देखिए ये मार्केट में किसी बाइक वाले से टक्कर हो गई थी, मैंने देखा तो मैं उनको यहाँ पर लेकर, तब जाकर जो है आकृति उसकी नज़रें जो है अनाया से हटाती है और पापा की तरफ देखते हुए कहती है, आपने दवाई ली? हाँ बेटा मैंने दवाई ले ली। ठीक है। तब जाकर आकृति की माँ जो है कहती है, चलो बेटा डिनर की तैयारी करते हैं, आज बच्चे भी यहीं पर खाना खा कर जाएंगे। वो अनाया की तरफ देखती है, फिर वो उसकी नज़र प्रिया और रिया पर जाती है। उन लोगों को तो फुल ऑन इग्नोर करती है। इग्नोर करने के बाद जो है अनाया को देखते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है अपनी माँ के साथ, लेकिन कुछ बोलती नहीं, कुछ नहीं बोलती। लेकिन अनाया उसकी नज़रें तो जहाँ जहाँ आकृति जा रही थी बस उसकी नज़रें उसे फॉलो कर रही थी। इस वक्त आकृति एक रेड कलर की सूट पहन रखी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे बदन पे वो रेड कलर काफ़ी अच्छा जच रहा था। अनाया की नज़रें तो हट ही नहीं रही थी। हालांकि एकदम सिंपल थी लड़की, ना ही कोई मेकअप, ना कोई काजल, ना ही कुछ नहीं, ओनली जो है ना एकदम नेचुरल ब्यूटी। आकृति बहुत खूबसूरत लग रही थी, खास करके अनाया की नज़रों में। प्रिया तो बस अनाया को देखती है और कहती है, अरे यार अपनी नज़रें तो हटा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, उसके माँ बाप हैं यहाँ पे। अनाया मैं क्या कर रही हूँ, बस देख तो रही हूँ। हाँ ठीक है देख रही है, लेकिन देखो तो उसकी छोटी बहन तुम्हें ही देख रही है क्या? तब जाकर जो है अनाया अपनी नज़रें रूही की तरफ करती है। रूही एक नोटी स्माइल के साथ अनाया को देखते हुए कहती है, वैसे मैं आपको क्या बोलूँ, दी बोलूँ या भैया? बहुत धीरे से बोलती है। अनाया थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, भैया क्या मतलब? एक्चुअली वैसे तो मुझे पता है कि आप लड़की हो, लेकिन अब लड़कों जैसे लग रही हो, मेरा मन तो कर रहा है आपको भैया बोलूं। प्रिया जब ये सुनती है ना तो उसको हंसी आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाया उसको देखती है और घूरते हुए कहती है, क्या बोल रही है? हाँ तो वो सही तो बोल रही है, अब लड़की होकर लड़कों की तरह रहोगी तो जाहिर सी बात है सब लोग तुम्हें वही समझेंगे ना। अनाया अब क्या ही बोलती है। तब जाकर जो है रूही कहती है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि आप लड़की हो। क्या मतलब? मतलब ये एक मिनट आप यहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ। वो दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है, जाकर वही स्केच जो था आकृति के कमरे में जो था उसको लेकर आती है। लेकर आने के बाद जो है वो अनाया के हाथों में रख देती है। अनाया जब उस स्केच को देखती है तो चौंक जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। हालांकि चेहरा मिलता जुलता था, लेकिन ये कोई भी अभी दोनों को स्केच और अनाया को एक साथ रखे ना तो कह सकता था कि हाँ ये वही इंसान है। और आंखें तो एकदम सेम थी। आँखों का जो बनाने का तरीका था ना, जैसे मानो सारा दिल दिमाग सब कुछ लगा कर उस आँखों को बनाया गया है, बेहद ही खूबसूरत। प्रिया जब वो स्केच देखती है, रिया भी देखती है, तो दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, रिया और प्रिया। उसके बाद जो है अनाया को देखते हैं। अनाया भी जब वो स्केच को देखती है तो वो प्रिया और रिया की तरफ देखती है और फिर वो रूही को देखते हुए कहती है, ये किसने बनाया? तब जाकर वो बताती है कि दी ने बनाया। दी? हाँ। कब बनाया? तो अब जाकर रूही बताती है
एक्चुअली जब हम लोग घाट से वापस आए थे ना, उसके 2 दिन बाद ही दी के कमरे में मैं जब गई थी ना, तो ये आँखें बनी हुई थी और चेहरा तो अभी कल बनाया था दी ने। कल? हाँ, उन्होंने बोला कि कल आपसे मुलाकात हुई थी शायद, तब जाकर वो घर आकर वो चेहरा बनाया था उन्होंने। ये जब सुनते हैं ना तो प्रिया तो और भी ज़्यादा मतलब चौंक भी जाती है और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, जैसे मानो कि वो जो सोच रही थी वो सच हो रहा है। अनाया जब ये सुनती है, हालांकि उसके चेहरे पर भी बहुत खुशी थी, उसकी आंखों में एक चमक खास साफ नज़र आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो कंफर्म नहीं थी इस चीज़ को लेकर। फिर भी वो और रूही से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब जाकर जो है प्रिया रूही से पूछती है, वैसे तुम्हारी दी का नाम क्या है? तो रूही बताती है, आकृति। आकृति? अनाया भी इस चीज़ को दोहराती है, आकृति। अनाया, आकृति, वाह, नाम भी सेम है, मिलता जुलता। हालांकि रूही ने ये चीज़ सुना नहीं था, लेकिन उस लगा कि प्रिया ने कुछ बोला, तो बोलती है, क्या बोला दी आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये बताओ कि तुम्हारी दी की, हमने सुना है कि तुम्हारी दी की एंगेजमेंट हो गई है। तो रूही जो है कहती है, हाँ, हमारी दी की एंगेजमेंट हो गई है और कल वो लोग आने वाले हैं। तो रिया कहती है, क्यों? एक्चुअली इनविटेशन जो है कार्ड छप कर आ गए हैं, तो वो एक्सचेंज होती है ना, तो वही करने के लिए आ रहे हैं लोग। अच्छा, कार्ड एक्सचेंज करने? हाँ। ओके, कब है शादी? शादी में अब लगभग 14 दिन है। 14 दिन? और फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं लगभग 9 तारीख से। 14 को शादी है? हाँ, 14 को शादी है और 9 से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, आज है 29। ये जब सुनती है ना, अनाया का चेहरा जो है उदास हो जाता है। अनाया वहाँ से जाने वाली होती है, तो रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? बैठिए यहाँ पे। आप पापा बोले हैं ना आप डिनर करके जाइएगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, हम लोग घर पे डिनर कर लेंगे, अब मुझे जाना है, कुछ काम है। तो रूही उसको जाने नहीं देती और कहती है, प्लीज़ रुक जाइए ना, दी डिनर बना रही है। प्रिया कहती है, तुम्हारी दी डिनर बना रही है? हाँ, मम्मी तो पापा को कपड़े चेंज करने में मदद कर रही हैं, तो दी अभी डिनर बना रही है। अनाया जो है वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन जब ये सुनती है कि आकृति खाना बना रही है तो वो रुक जाती है, वो नहीं जाती है। और रुकती है ना तो प्रिया समझ जाती है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहती है, लो, खाना खाने के लिए बैठ गई। अनाया के दिमाग में तो कुछ और था कि चलो वो ना सही, उसके हाथों का खाना कम से कम लाइफ में एक बार तो खाने को मिल ही जाएगा, यही सोचकर वो बैठ जाती है। तब जाकर जो है कुछ ही टाइम में आकृति के माता पिता भी आ जाते हैं। उसके पापा फ्रेश हो चुके थे, कपड़े वगैरह चेंज हो गए थे, वहाँ पर आकर वो लोग भी सोफे पे बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे बातचीत जो होता है स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे फैमिली में कौन है, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। और अनया जो है बड़ी आराम से जो भी वो लोग पूछते हैं सबका जवाब देती है। लेकिन अनया का नाम अभी उन्होंने जाना ही नहीं था। जैसे ही वो लोग नाम पूछते हैं ना तब प्रिया बताती है, मेरा नाम प्रिया है, इनका नाम रिया है और ये हमारी दोस्त है। मतलब ये होता नहीं है, इंट्रोड्यूस तो करती है बट नाम नहीं बताती है। और इसी वजह से अभी तक अनया का नाम उसके माता पिता आकृति के माँ बाप नहीं जान पाए। तो बाकी चीज़ें बता देती है, उसके पापा के नाम, जैसे पापा क्या करते हैं, दादाजी हैं, दादी माँ हैं, ये सब कुछ बता देती है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब। तभी जो है अनाया के फ़ोन पर कॉल आता है। वो कॉल देखती है तो उसकी दादी माँ का था। वो एक्सक्यूज़ मी बोलकर साइड में जाती है और बात करने लगती है। वो जिस जगह साइड में जाती है वहाँ से किचन का नज़ारा साफ नज़र आ रहा था। वो अपनी फ़ोन कान पे लगाती है और हेलो करती है। उधर से दादी माँ कुछ कहती है तो कहती है, हाँ दादी माँ बोलिए। तो दादी माँ कहती है, बेटा कहाँ हो तुम? दादी माँ मैं घर पर ही हूँ। तभी जो उसकी नज़र पड़ती है आकृति पे, जो खाना बनाने में बिजी थी।
तो दादी माँ कहती हैं, बेटा हम लोग आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे गए हुए 10 दिन हो गए, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, अब मुझसे और नहीं रहा जाता, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम जितने दिन वहाँ रुकोगे मैं वहीं पर रुकूँगी। तो अनाया कहती है, दादी माँ क्या ज़रूरत है, हम लोग कुछ दिन में आ जाएंगे ना। तो दादी माँ कहती है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं एक दिन भी नहीं रुकूँगी, वैसे भी हम लोग निकल चुके हैं। इतनी जल्दी? हाँ, हम लोग निकल चुके हैं, और हाँ, हम लोग फ़्लाइट से आ रहे हैं। फ़्लाइट? अच्छा, कब तक आप लोग आ जाओगे? यही कोई 1-2 घंटे में। 1 या 2? अब मुझे नहीं पता, तुम अपने पापा से पूछ लेना। अच्छा ठीक है दादी माँ, कौन कौन आ रहा है? तब जाकर दादी माँ बताती हैं, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी माँ और मैं, और पापा तुम्हारे कुछ दिन बाद आएंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग आइए, और हाँ आराम से आइएगा, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मीठी चीज़ें मत खाइएगा। हाँ ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी। एक्चुअली उसकी दादी को शुगर का प्रॉब्लम है, और मीठा खाने में वो बहुत ही ज़्यादा, उनको ज़्यादा पसंद है मीठा खाना, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी छुप छुपा कर वो थोड़ी बहुत खा लेती हैं, और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अनया उनको बहुत डांटती है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत मना करती है। दादी माँ कहती हैं, ठीक है नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी वो खा लेती है। इसीलिए अनया उनको समझा रही थी। जब दादी माँ बात कर लेती हैं तो उसकी माँ फ़ोन लेती है और कहती है, बेटा तुम ठीक हो? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। अच्छा वो दोनों? माँ वो लोग भी ठीक हैं, हमारे साथ ही हैं। ओके ठीक है बेटा, हम आएंगे तो बात करते हैं। ठीक है माँ, आप लोग आराम से आइएगा। ये बोलकर वो जो है फ़ोन कट कर देती है, और वो आकृति को वहीं पे खड़े होकर बस देखे जा रही थी। बात तो कर रही थी फ़ोन में, लेकिन उसकी निगाहें बस किचन में काम कर रही आकृति पर थी। तभी जो है आकृति को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो अपनी नज़रें पीछे करती है साइड में, तो उसकी नज़रें जो कि अनाया की नज़रों से मिलती है। दोनों एक दूसरे में जैसे मानो खो चुके हैं, लेकिन आकृति ये चीज़ नहीं ध्यान देती, क्योंकि वो उस वक्त टमाटर काट रही थी सब्ज़ी में डालने के लिए, और अनाया को देखते हुए वो जो है नाइफ़ चला रही थी, और उसका ध्यान नहीं था कि गलती से उसकी उंगलियों पर लग जाता है। एक चीख सी उसकी जुबान से निकलती है, आह। और जैसे ही ये आवाज़ अनया के कानों में जाता है, उसका ध्यान उसकी उंगलियों तक जाता है, और बिना सोचे बिना समझे वो दौड़ते हुए किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद जो है तुरंत उसके हाथों को पकड़ती है, चाकू वहाँ से हटाती है, और अपनी जेब से हैंकी निकालती है, और निकाल कर उसकी उंगलियों पर रख देती है, और ज़ोर से दबा देती है ताकि खून निकलना कम हो जाए। काफ़ी ज़्यादा कट गया था, लगभग चाकू उसकी उंगलियों में काफ़ी हद तक चला गया था, उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। अनया बहुत परेशान हो जाती है। वो तुरंत उसकी उंगलियों पर जो है रुमाल जो है अच्छे से अपने हाथों से दबाते हुए उसके किचन से बाहर लेकर आती है, बाहर ले आकर हॉल में बैठाती है, और वो रूही की तरफ देखती है और कहती है, बच्चा फर्स्ट एड बॉक्स है? हाँ है, मैं लेकर आती हूँ। वो जाती है, जाकर रूम में से लेकर आती है ना, बस पूरा परिवार जो है वहाँ पे बैठे हुए, उसके अनया के दोस्त और आकृति के फैमिली, उनको कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जैसे होता नहीं है कि बस शौक में है कि अनया कर क्या रही है। आकृति की माँ तो एक अलग ही मतलब नज़र से अनया को देख रही थी। अनया बिना इधर उधर ध्यान दिए तुरंत जो है फर्स्ट टेस्ट बॉक्सेस जो होता है उसमें से एक ऑइंटमेंट वगैरह निकालती है, निकाल कर पहले डिटॉल से साफ़ करती है, उसमें लगाती है, फिर उसको बैंडेज कर देती है, और करने के बाद वो रूही को देती है, और रूही जो है बॉक्स को साइड में रखती है। प्रिया जो है अनाया के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, इनका उंगली कट गया था। हाँ तो ठीक है ना, क्या कर रही है तू यहाँ पे? देखो इसके मम्मी पापा भी हैं। वो बहुत धीरे से बोलती है, अनया ही सुनती है, आकृति नहीं सुनती। तो अनया जो है वहाँ से हटती है और उनकी तरफ देखती हुई, आई एम सॉरी, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझसे देखा नहीं गया, तो उसके लिए सॉरी अगर आप लोग को बुरा लगा तो आकृति के पापा कहते हैं, नहीं बेटा इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, और आपने जो किया उसके लिए थैंक यू।
अनया कुछ नहीं कहती, चुपचाप साइड हो जाती है। लेकिन आकृति तो मानो शॉक होकर बैठी थी, ना हिल रही थी ना कुछ बोल रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी और अपनी उंगलियों को देखे जा रही थी। वहीं पर अनया का जो है हैंकी उसी के बगल में रखा हुआ था जिसमें ब्लड लगे थे, लेकिन वो ब्लड को ना देखते हुए बस वो हैंकी को देखे जा रही थी। आकृति की माँ आकृति के पास आती है और कहती है, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? उनका टोन थोड़ा सा चेंज हो गया था। वो आकृति से कहती है, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कैसे काम करती हो? लग गई ना? दर्द हो रही है? आकृति कहती है, कुछ नहीं कहती, बस नाम ही से हिलाती। ठीक है, तुम जाओ कमरे में, मैं बचे हुए काम कर लूँगी। पता नहीं आकृति की माँ को क्या हो गया, उनको तो पता नहीं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा जब अनया ने आकृति का इस तरह से ध्यान रखा। आकृति जो है वहाँ से जाने से पहले एक बार अनया का जो हैंकी रखा हुआ था उसको देखती है और अपने हाथों में ले लेती है और मुट्ठियों में कस लेती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन सीढ़ियों पे कदम रखने से पहले एक नज़र घूमकर अनया को देखती है, जिसके चेहरे पे परेशानी साफ नज़र आ रही थी, और वो कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अनया जब देखती है कि आकृति यहाँ से चली गई है तो अनया कहती है, अंकल आई थिंक हमें चलना चाहिए। क्या हुआ बेटा, बैठो। नहीं अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग घर जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग डिनर कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। तो आकृति के पापा कहते हैं, बेटा थोड़ी देर में हो जाएगी। तभी किचन से आकृति की माँ की आवाज़ आती है, कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए, डिनर रेडी है, मैं थोड़ी देर में लगा रही हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो किचन से बाहर नहीं आती है, वो किचन से ही आवाज़ लगाती है। अनया चुपचाप बैठ जाती है, अब क्या ही बोले। रूही भी वहाँ पर थी। अनया जो है रूही से कहती है, जाओ अपनी बहन को देखो, वो ठीक तो है ना। रूही अनया को देखती है और वो आकृति के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आकृति के कमरे में जाती है और देखती है कि आकृति बेड पर बैठी हुई थी और वो हैंकी को अपने हाथों में लिए ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। रूही जो है आकृति के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ दी, आप ठीक तो हो? आकृति कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। दी, हाँ क्या हो गया है आपको? ये हैंकी तो उनका है ना, लाइए मैं दे देती हूँ। आकृति उसको मना करते हुए कहती है, नहीं रहने दो, इसमें ब्लड लगी है, देना अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने पास रख लेती है, अपने होता ना पिलो के साइड में। रूही ये देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती और कहती है, दी आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है दी, चलिए डिनर करते हैं। आकृति कहती है, तुम चलो मैं आती हूँ। रूही नीचे चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकृति भी नीचे आती है। तब तक जो है खाना बन के रेडी था। आकृति के माँ जो है डाइनिंग टेबल पर डिनर अच्छे से लगा देती हैं और सब लोग जाते हैं और जाकर वहाँ पे बैठ के जो है सबको डिनर परोसा जाता है। हालांकि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से, इनके घर में कोई भी सर्वेंट नहीं था, ये सारे काम जो होते हैं घर के आकृति की माँ आकृति ही करते थे। आकृति की माँ जो है सबको डिनर परोसती है और आकृति का लेफ़्ट हैंड में उसकी उंगलियां जो है कट चुकी थी, तो वो चुपचाप अपने चेयर पे बैठ जाती है। आकृति की माँ सबको डिनर परोसती है, उसके बाद जो है साथ में बैठ के सब लोग डिनर करते हैं। डिनर करते टाइम कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग बहुत शांत थे। लेकिन अनाया जो है आकृति की उंगलियों को देखे जा रही थी और खाना खा रही थी। आकृति जो है अपने राइट हैंड से तो खाना खा रही थी, लेकिन लेफ़्ट हैंड भी वो डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी और उसी को देखे जा रही थी अनाया। डिनर करने के बाद जो है अनाया जो है कहती है, ठीक है फिर हम चलते हैं। आकृति की माँ कुछ नहीं कहती है, लेकिन आकृति के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा अपना ध्यान रखिएगा और आपने हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अनाया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, मैंने पहले ही बोला था हम इंसान हैं और इंसान इंसान के ही काम आते हैं, वरना इंसान होने का क्या फ़ायदा जब हम एक दूसरे की कोई मदद ही नहीं कर पाए। ये बोलकर जो है अनाया वहाँ से निकल जाती है, लेकिन निकलने से पहले एक नज़र आकृति को ज़रूर देखती है और आकृति भी अपनी नज़र उठाकर अनाया को देखती है। उसके बाद जो है वहाँ से तीनों निकल जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।